दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। हम लोगों का जो मॉडल पेपर हिस्ट्री के लिए, इनसे प्राचीन इतिहास के लिए, जो असिस्टेंट प्रोफेसर आगामी 18 या 19 अप्रैल को हमारा होने वाला है, उस पे क्या है कि हम लेकर चल रहे हैं अपना मॉडल पेपर। तो आज 3 मॉडल पेपर मैं अपलोड करूंगा इस पे, क्या है, अपने चैनल पे। तो एक मैंने रिकॉर्ड कर लिया, दूसरा रिकॉर्ड करें, इसके बाद तीसरा रिकॉर्ड करेंगे। तो 3 मॉडल पेपर 70-70 क्वेश्चन के हमारे जाएंगे। तो आप इससे अपनी तैयारी का मूल्यांकन अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। क्या आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने नहीं, बेहतर तरीके से। तो हम आते हैं बिना वक्त गंवाए, आते हैं पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, मौर्य सम्राट अशोक के किस विशिष्ट लघु शिलालेख में पहली बार उनके व्यक्तिगत नाम अशोक का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। बताइए, किस विशिष्ट लघु शिलालेख में पहली बार उनके व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है। कर्नाटक स्थित मास्की शिलालेख में, नेपाल के तराई में स्थित रुमनदेही स्तंभ में, राजस्थान का भाबरू बैराट प्रस्तर लेख में, या उत्तर प्रदेश का सोगवरा ताम्रपत्र में। बताइए किस में आता है। अशोक के ज्यादा से ज्यादा जो अभिलेख हैं उसमें उसका क्या नाम क्या आता है, देवनाम प्रिय, प्रियदर्शी, देवताओं के प्रिय उपाधि से उसे संबोधित किया गया है। लंबे समय तक इतिहासकार इस नाम का वास्तविक शासक लेकर भ्रम में थे, जबकि 1915 में खोजे गए, क्या ये जो 1915 में ये खोजा गया मास्की लघु शिलालेख, इसी में अशोक का व्यक्तिगत नाम दिखाई पड़ता है हमें। इसी लघु शिलालेख में स्पष्ट रूप से अशोक का नाम उल्लेख मिलता है, जिसमें इस उपाधि और मौर्य सम्राट के ऐतिहासिक संबंध के अंतिम रूप से पुष्टि होती है। रुमनदेही में क्या है, रुमनदेही में बुद्ध के जन्म से रिलेटेड है, इसमें बुद्ध के जन्म से रिलेटेड मामला है, जन्म से मामला है। और राजस्थान का भाबरू बौद्ध धर्म में आस्था, सोगौरा जो है ये अकाल से रिलेटेड है, इसमें अकाल का उल्लेख आता है, अकाल का। और इसमें उसका किस चीज का, बौद्ध धर्म में आस्था की बात इसमें पता चलती है। किसमें, भाबरू से राग, बौद्ध धर्म में आस्था की बात इसमें पता चलती है अशोक की। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, व्यक्तिगत नाम की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। और व्याख्या चक्कर नहीं पड़ेंगे दोस्तों, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, आप देखेंगे नहीं, मुझे पता है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मौर्य प्रशासन द्वारा अकाल राहत कार्यों का विवरण देने वाला सोगौरा अभिलेख किस सामग्री पर उत्कीर्ण है और कहाँ पाया गया है। अभी तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया। गोगरा बांग्लादेश में चूना पत्थर पर, लंपक अफगानिस्तान में अरमाई लिपि वाले प्रस्तर पर, उत्तर प्रदेश के गोरख जिले में प्राप्त कांस्य ताम्र पट्टिका पर, उड़ीसा के धौली में विशाल चट्टान पर। बताइए, सोगौरा ताम्रपत्र ये पहले अगर मान लीजिए किसका, ये मौर्यकालीन है। पहली चीज इसमें क्या है, अर्थव्यवस्था और आपदा प्रबंधन का क्या इसमें क्या देता है, आपदा प्रबंधन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अभिलेख है। या यूपी के गोरखपुर जिले सोगौरा गांव में प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसमें प्राकृत भाषा में और किसके, प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण हमें दिखाई पड़ता है, जिसमें किसके बारे में बताया गया, अकाल के बारे में बताया गया। किसके बारे में, अकाल राहत कार्यों के बारे में हमें दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो हमारा कौन सा है, उत्तर प्रदेश गोरखपुर जिले में बोगरा नामक, सोगौरा नामक गांव में ये हमें दिखाई पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्यगुप्त द्वारा सौराष्ट्र में सुदर्शन झील के निर्माण का ऐतिहासिक प्रमाण किस अभिलेख से प्राप्त होता है। चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्यगुप्त द्वारा सौराष्ट्र में सुदर्शन झील के निर्माण का ऐतिहासिक प्रमाण किस अभिलेख से प्राप्त होता है। स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख से, तख्त छत्र रुद्रामन का जूनागढ़ अभिलेख से, गौतमी बलसरी का नासिक गुहा लेख से, या फिर खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है। ये जो सौराष्ट्र हमारा कहाँ पड़ता है, सौराष्ट्र हमारा अगर आपसे पूछ लिया सौराष्ट्र हमारा कहाँ पड़ता है, ये हमारा पड़ता है गुजरात में। कहाँ, गुजरात में पड़ता है। तो इसमें हम लोग के बारे में जानकारी मिलती है, तख्त छत्र रुद्रामन के जूनागढ़ अभिलेख से हमें यह सूचना मिलती है सुदर्शन झील के निर्माण का ऐतिहासिक प्रमाण इसी से मिलती है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्यगुप्त द्वारा सौराष्ट्र में सुदर्शन झील के निर्माण का ऐतिहासिक प्रमाण तख्त छत्र रुद्रामन के जूनागढ़ अभिलेख से हमें प्राप्त होता है, जो 150 ईस्वी के आसपास लिखा गया यह अभिलेख है। ठीक है, यह अभिलेख स्पष्ट रूप से वर्णित करता है कि चंद्रगुप्त मौर्य प्रांतीय गवर्नर कवन पुष्यगुप्त ने जल संरक्षण हेतु इस झील पर एक बांध का निर्माण करवाया, जिसका बाद में अशोक गवर्नर तुषार और रुद्रामन के अमात सुविशाख ने जीर्णोद्धार करवाया था। क्वेश्चन नंबर 4, समुद्रगुप्त की सैन्य विजयों का वर्णन करने वाला प्रयाग प्रशस्ति की रचना किस दरबारी कवि ने की और इसकी शैली क्या है। समुद्रगुप्त के सैन्य विजयों का वर्णन करने वाली प्रयाग प्रशस्ति की रचना किस दरबारी ने की और इसकी शैली क्या है। रवि कीर्ति द्वारा प्राकृत गाथा शैली,
हरिसेन द्वारा चंपू काव्य गद्य पद का मिश्रण, वीरसेन द्वारा लिखित विशुद्ध मागधी गद्य या वदभट्टी द्वारा रचित संस्कृत श्लोक। ये है हरिसेन रचित चंपू काव्य गद्य और पद्य का मिश्रण में ये चीज हमें दिखाई पड़ता है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के 12 शासकों के प्रति कौन सी नीति अपनाई जो उनके उत्तर भारतीय अभियानों से भिन्न थी। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के 12 शासकों के प्रति कौन सी नीति अपनाई जो उनके उत्तर भारतीय अभियानों से भिन्न थी। पूर्ण विलय कर प्रत्यक्ष शासन स्थापित करना, अरध राज बनाकर अस्थायी सैन्य छावनी स्थापित करना, ग्रहण मोक्षानुग्रह, राजाओं को बंदी बनाकर पुनः राज्य लौटाना, या फिर केवल वैवाहिक संबंधों के माध्यम से शांति स्थापित करना। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या थी, इसमें उन्होंने क्या किया था, ग्रहण मोक्षानुग्रह, राजाओं को बंदी बनाकर पुनः राज्य लौटा देना। ठीक है, राजाओं को बंदी बनाकर पुनः उनके राज्य को लौटा देना, ये उनकी नीति थी। ठीक है, और आर्यावर्त के राजाओं के लिए उनकी नीति क्या थी, प्रसवोद्धरण, राजाओं का समूल नाश वाली नीति, राजाओं की समूल नाश वाली नीति प्रसवोद्धरण थी ना। दक्षिणापथ के लिए थी क्या थी, ग्रहण मोचन, राजाओं को बंदी बनाकर पुनः राज्य को लौटा देना। क्वेश्चन नंबर 6। केरल मध्य प्रदेश से प्राप्त 510 ईस्वी के भानुगुप्त के शिलालेख का भारतीय सामाजिक इतिहास में क्या अद्वितीय महत्व है। क्या रेशम बुनकरों की श्रेणी का पहला साक्ष्य है, इसमें हूण राजा मेहरकुल की पराजय के विवरण है, या किसी महिला गोपराज की पत्नी के सती होने का प्रथम अभिलेखित तिथि युक्त प्रमाण है, या वराह अवतार की सबसे बड़ी प्रस्तर मूर्ति का लेख है। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा या किसी महिला गोपराज की पत्नी के सती होने का प्रथम अभिलेखित तिथि युक्त प्रमाण है। बहुत व्याख्या दोस्त नहीं करेंगे, तो आप लोग लगाते चलिए हमारे साथ, पॉज कीजिए, लगा के फिर आगे बढ़ जाइए। ठीक है, इससे क्या है कि आप अपना वो तैयारी का जो लेवल है देख लेंगे। अफगानिस्तान में खोजे गए रब तक अभिलेख में मुख्य रूप से किस भाषा और लिपि का प्रयोग किया गया। अफगानिस्तान में खोजे गए रब तक अभिलेख में मुख्य रूप से किस भाषा और लिपि का प्रयोग किया गया। प्राकृत भाषा और खरोष्टी लिपि, बैक्ट्रियन भाषा और संशोधित ग्रीक लिपि, विशुद्ध संस्कृत और ब्राह्मी लिपि, पाली भाषा और अरमाइक लिपि। बताइए जो रब तक अभिलेख है ये इसमें किस चीज का उल्लेख किया गया है। रब तक अभिलेख में उल्लेख किया गया है बैक्ट्रियन भाषा, जिसे आर्यन भाषा भी कहा जाता है, और संशोधित ग्रीक लिपि में ये रब तक अभिलेख लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 8। रब तक अभिलेख के अनुसार कनिष्क प्रथम के परदादा और कुषाण साम्राज्य के मूल संस्थापक के रूप में किसे मान्यता दी गई। रब तक अभिलेख में कनिष्क के प्रथम के परदादा और कुषाण साम्राज्य के मूल संस्थापक रूप में किसे मान्यता दी गई। पिन कैटफिशेस, विम टक्टू, कजुल कैटफिश या हुइस्क। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। ये बात करता है किसका, ये बात करता है जो कनिष्क के परदादा कौन थे, कुजुल कैटफिशेस। कौन, कुजुल कैटफिशेस, जो वंशावली हमें मिलती है कि नहीं, मतलब कि कुषाणों की वंशावली हमें दिखाई पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 9। गुप्त काल के भूमि अनुदानों में प्रयुक्त अक्षय नेवी का सटीक वैधानिक अर्थ क्या है। अक्षय नेवी क्या होता था दोस्तों, बंजर भूमि कृषि योग्य बनाने का पूर्ण स्वामित्व, ऐसे अस्थायी अनुदान जिसमें प्राप्तकर्ता भूमि बेच या दान नहीं सकता था, केवल आय का उपभोग कर सकता था, सैन्य अधिकारियों को वेतन बदले दी जाने वाली अस्थायी जागीर, केवल मंदिरों को रखरखाव के लिए दी गई करमुक्त व्यापारिक चुंगी। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा, अक्षय निधि होता था। यह एक अस्थायी अनुदान जिसमें प्राप्तकर्ता भूमि बेच या दान नहीं सकता था, केवल आय का उपभोग कर सकता था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय की उपलब्धियों का गुणगान करने वाले ऐहोल अभिलेख में किस उत्तर भारतीय सम्राट की पराजय का स्पष्ट उल्लेख है। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। ये किसका है, ये किसका है दोस्तों, ये थानेश्वर के राजा हर्षवर्धन का उल्लेख है। किसके, थानेश्वर राजा व हर्षवर्धन का। क्वेश्चन नंबर 11। ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता स्वयं को किन प्राचीन भारतीय महाकवियों के समकक्ष घोषित करता है। कालिदास और भारवी, बाणभट्ट और मयूर, दंडी और सुबंधु, या वाल्मीकि और वेदव्यास। ऐहोल प्रशस्ति किसने लिखी है बताइए। ऐहोल प्रशस्ति लिखी है किसने, ये रविकीर्ति ने लिखी है। किसने, रविकीर्ति द्वारा लिखी गई, रविकीर्ति द्वारा लिखी गई है। ठीक। पुलकेशिन द्वितीय की उपलब्धियों का उल्लेख है, पुलकेशिन द्वितीय की उपलब्धियों का उल्लेख है इसमें, पुलकेशिन द्वितीय की उपलब्धियों का उल्लेख है। ठीक, उपलब्धि का उल्लेख है। और ये अपने आप को किनके समान बताता है, ये कालिदास और भारवी के समान बताता है। कौन, रविकीर्ति। क्वेश्चन नंबर 12। कलिंग के राजा खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख के संदर्भ में कौन सा तथ्य ऐतिहासिक रूप से अद्वितीय है। यह ब्राह्मण धर्म के संरक्षण और वैदिक यज्ञों का सबसे लंबा विवरण देता है। यह भारत का एकमात्र अभिलेख है जो शासक की उपलब्धियों का वर्ष 10 वर्ष क्रमिक इतिहास प्रस्तुत करता है। इसमें मौर्य साम्राज्य के पतन बाद शक आक्रमणों का ब्यौरा है। यह अशोक की कलिंग विजय का प्रत्युत्तर देने वाला बौद्ध लेख है। बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए।
क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा? हाथी गुफा अभिलेख के बारे में जो है, यह भारत का एकमात्र अभिलेख है जो शासक उपलब्धियों का वर्ष दर वर्ष क्रमिक इतिहास प्रस्तुत करता है। उसके प्रथम वर्ष लेकर 13 वर्षों तक वर्ष दर वर्ष क्रमिक इतिहास प्रस्तुत करता है हाथी गुफा अभिलेख खारवेल के बारे में। क्वेश्चन नंबर 13, हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार खारवेल ने 11वें शासन वर्ष में किस प्रमुख शक्ति को नौसैनिक युद्ध में नष्ट किया और पिथुंडा को गधों के हल से जुतवाया? सातवाहन राजा सातकर्णी प्रथम का रथ बल, मगध के राजा बृहस्पति मित्र की पैदल सेना को, 1300 वर्ष पुराने तमिल राज्यों के संघ को, या फिर इंडो ग्रीक यवन शासकों की मथुरा स्थित छावनी को? बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 में जो है अपने 11वें वर्ष शासन को उसने क्या करवाया? उसने करवाया 1300 वर्ष पुराने तमिल राज्यों के संघ को उसने पराजित किया और क्या किया? पिथुंडा को गधों के हल से जुतवाया। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहते हैं? तमिलनाडु के चोलकालीन उत्तर मेरूर अभिलेख परांतक प्रथम का मुख्य वैधानिक विषय क्या है? नौसेना द्वारा श्रीलंका की दक्षिण पूर्व एशिया की विजय का आख्यान, मंदिर स्थापत्य के द्रव्य नियमों का राशि मानकीकरण, स्थानीय ग्राम सभा की समितियों के चुनाव, उनकी योग्यता और अयोग्यता की विस्तृत प्रक्रिया, देवदासी प्रथा का उन्मूलन, स्वर्ण मुद्रण की राजकीय नियमावली। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए। जो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ये होगा। इसमें क्या बात कर उत्तर मेरूर में आता है उल्लेख स्थानीय ग्राम सभा की समितियों के चुनाव के बारे में, उनकी योग्यता और अयोग्यता की विस्तृत प्रक्रिया के बारे में उल्लेख आता है। क्वेश्चन नंबर 15 उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार ग्राम सभा की समितियों के चुनाव हेतु प्रयुक्त कुड़ा बुलाई प्रणाली का स्वरूप क्या था? ब्राह्मण पुजारियों द्वारा मंत्रोच्चार के साथ योग्य व्यक्तियों का सीधा मनोनयन, ताड़ के पत्तों पर उम्मीदवारों के नाम लिखा एक बर्तन में डालना, एक बालक द्वारा लॉटरी से प्रतिनिधि चुनना, भूमि के आकार के अनुपात में खुले मतदान का अधिकार, राजा के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि द्वारा 30 वार्डों में खुली घोषणा कर निर्वाचन करना। ये होता है हमारा स्वरूप। जो कुडबलाई प्रणाली में ये होता था क्या? ताड़ के पत्तों पर उम्मीदवारों के नाम लिखा एक बर्तन में डालना, फिर एक बालक द्वारा लॉटरी से प्रतिनिधि को चुना जाता था। क्वेश्चन नंबर 16 उत्तर मेरूर ग्राम सभा का सदस्य बनने हेतु उम्मीदवार के लिए कौन सी अनिवार्य योग्यता निर्धारित थी? आयु 25 से 50 वर्ष बीच हो, वह सैन्य पृष्ठभूमि का मालिक हो, आयु 35 से 70 वर्ष बीच हो, स्वयं की भूमि पर घर हो, अवैदिक मंत्रों ब्राह्मण ग्रंथों का ज्ञाता हो, वह कम से कम 3 वर्षों तक मंदिर के स्वर्ण भंडार प्रभारी रहा हो, वह राज्य के कर संग्रह अधिकारी रूप में कार्य कर चुका है। तो योग्यता निर्धारित इसमें निम्नलिखित में चाहिए थी। आयु उसकी 35-70 वर्ष बीच हो, स्वयं की भूमि पर घर हो और वैदिक मंत्रों ब्राह्मण ग्रंथों का ज्ञाता हो। क्वेश्चन नंबर 17 कदम राजवंश के इतिहास को प्रकाशित करने वाला तालगुंड स्तंभ लेख किस स्थान पर स्थित है और यह किस राजा के आदेश पर उत्कीर्ण किया? कदम राजवंश के इतिहास को प्रकाशित करने वाला तालगुंड स्तंभ लेख किस स्थान पर स्थित और यह किस राजा के आदेश पर उत्कीर्ण हुआ? कर्नाटक के शिवमोगा जिले में स्थित शांतिवर्मन का लेख, पल्लव राजधानी कांचीपुरम में स्थापित शिव स्कंद वर्मन का लेख, बादामी की पहाड़ियों में पुलकेशी प्रथम का शिलालेख, वेंगी के में विष्णुवर्धन द्वारा स्थापित ताम्रपत्र। बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर तालगुंड स्तंभ लेख कहाँ पे है? तालगुंड स्तंभ लेख कर्नाटक शिवमोगा जिले में स्थित शांतिवर्मन का लेख है। ये किसका है? कर्नाटक के शिवमोगा जिले में स्थित शांतिवर्मन का ये लेख है। ठीक है। और ये कवि कुब्ज द्वारा 5वीं शताब्दी के मध्य संस्कृत भाषा और बॉक्स हेडेड ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण करवाया गया था। यह कदम्बों के इतिहास उनके ब्राह्मण से क्षत्रिय बनने की कथा का सबसे प्रामाणिक स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 18 तालगुंड अभिलेख के अनुसार कदम वंश संस्थापक मयूर शर्मन ने किस राजवंश के घुड़सवारों द्वारा हुए अपमान से क्रुद्ध होकर शस्त्र उठाए थे? तालगुंड अभिलेख के अनुसार कदम वंश के संस्थापक मयूर शर्मन ने किस राजवंश के घुड़सवारों द्वारा अपमान से क्रुद्ध होकर शस्त्र उठाए थे? ये कौन थे? वाकाटक वंश, पल्लव वंश, कलब्र वंश, पश्चिमी गंग वंश। बताइए किसके खिलाफ उन्होंने ये उठाया था? मयूर शर्मन ने पल्लव और सौरयुनियत से हुए भयंकर विवाद और अपमान के कारण इतने क्रुद्ध हुए कि उन्होंने अपनी शिखा और वेद त्याग कर तलवार उठा ली और पल्लवों के सीमांत क्षेत्रों पर अधिकार कर अपने स्वतंत्र कदम राजवंश की स्थापना की। किन से? पल्लवों के खिलाफ। पल्लवों के खिलाफ। क्वेश्चन नंबर 19 सातवाहन रानी महारानी नागनिका द्वारा उत्कीर्ण नाणे घाट अभिलेख का मुख्य ऐतिहासिक महत्व क्या है? यह दक्षिण भारत में बौद्ध धर्म के पतन को दर्शाता है। इसमें 18 प्रकार के करों से छूट का पहला संदर्भ है। इसमें रानी द्वारा किए गए वैदिक यज्ञों की सूची और दान की संख्या के लिए अंकों का प्राचीनतम प्रयोग मिलता है। यह सातवाहन नौसेना की संरचना का तकनीकी खाका प्रस्तुत करता है। बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। इसमें नागनिका द्वारा नाणाघाट अभिलेख का मुख्य ऐतिहासिक महत्व यह कि इसमें रानी द्वारा किए गए वैदिक यज्ञों की सूची और दान की संख्या के लिए अंकों का प्राचीनतम प्रयोग इसमें मिलता है। ठीक दोस्तों,
प्राचीनतम, जैसे 20 वैदिक यज्ञों की लंबी सूची मिलती है, ठीक। और इसमें दान दी गई गायों के विवरण 289 अंक का स्पष्ट प्रतीकात्मक प्रयोग है, जो प्राचीन भारतीय अंक प्रणाली का एक दुर्लभ उदाहरण मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, मालवा के शासक यशोधर्मन का मंदसौर स्तंभलेख किस दुर्दांत विदेशी आक्रांता पर उनकी ऐतिहासिक विजय का स्मारक है? मंदसौर स्तंभलेख यशोधर्मन का किस दुर्दांत विदेशी आक्रांता पर उनकी ऐतिहासिक विजय का स्मारक है? कुषाण शासक अनिल द्वितीय, पूर्ण राजा मीरकुल, शक क्षत्रप नहपान, यवन शासक मीनांडर। बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा? उसने बर्बर हूर शासक मिहिरकुल को पराजित किया था। क्या? बर्बर शासक मिहिरकुल को भगवान शिव अतिरिक्त किसी के सामने अपना सिर नहीं झुकाया, उसने यशोधर्मन ने युद्ध में पराजित कर अपने चरणों में झुका दिया था, यही इसमें उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 21, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य काल से जुड़ा महरौली स्तंभलेख अपनी किस अद्वितीय भौतिक विशेषता के लिए विश्वविख्यात है? यह दुनिया का सबसे ऊंचा अखंड लौह स्तंभ है। लगभग 1500 वर्षों में खुले मौसम रहने बावजूद इस पर आज तक जंग नहीं लगा। इसमें प्राचीनतम संगीत के 7 स्वरों का गुप्त लिखित अंकन है। यह बुद्ध के अवशेषों पर स्थापित सबसे बाहरी धातु है। ये विश्वविख्यात विशेषता क्या है? ये लगभग 1500 वर्षों में खुले मौसम में रहने के बावजूद इस पर आज तक जंग नहीं लगा। क्वेश्चन नंबर 22, पल्लव राजा महेंद्र वर्मन प्रथम के शासनकाल से संबंधित कुडुमियानमलय अभिलेख किस विशिष्ट और दुर्लभ विषय पर आधारित है? पल्लव राजा महेंद्र वर्मन प्रथम के शासनकाल से संबंधित कुडुमियानमलय अभिलेख किस विशिष्ट और दुर्लभ विषय पर आधारित है? महाबलीपुरम के रथ मंदिरों की निर्माण तकनीक, वास्तुशास्त्र, जैन भिक्षुओं के लिए प्राकृतिक गुफाओं का निःशुल्क दान, भारतीय शास्त्रीय संगीत के ग्राम और जाति आधारित स्वरों का प्रारंभिक अंकन, कृषि सिंचाई के लिए विशाल तालाबों की जल वितरण प्रणाली। बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए। 22 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या है? इसमें दिया गया है क्या? भारतीय शास्त्रीय संगीत के ग्राम और जाति आधारित स्वरों का प्रारंभिक अंकन हमें पल्लव राजा महेंद्र वर्मन प्रथम के शासनकाल संबंधित कुडुमियानमलय अभिलेख में सूचना प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 23, चंद्रवंश के राजा श्रीचंद द्वारा 935 में जारी पश्चिम भाग ताम्रपत्र क्या प्रमाणित करता है? चंद्रवंश के राजा श्रीचंद द्वारा 935 में जारी पश्चिम भाग ताम्रपत्र क्या प्रमाणित करता है? एक विशाल बौद्ध विश्वविद्यालय और 9 मठों की स्थापना के लिए ब्राह्मणों को भूमिदान, कंबोज पालों के विरुद्ध अखिल भारतीय सैन्य संगठन का गठबंधन का निर्माण, कामरूप असम पर विजय के बाद लगाया गया नए युद्ध कर, अरब व्यापारियों को दिया गया समुद्री व्यापार और बंदरगाह पर एकाधिकार। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए। ये बात करता है किसकी? ये बात करता है, ये इसमें इस चीज का उल्लेख है, एक विशाल और बौद्ध विश्वविद्यालय और 9 मठों की स्थापना के लिए ब्राह्मणों को भूमिदान का उल्लेख इसमें पश्चिम भाग ताम्रपत्र में हमें दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 24, अशोक के 14वें बृहद शिलालेखों में 13वें शिलालेख का मुख्य वर्ण विषय क्या है? पशु बलि की पूर्ण रूप से निंदा और शाही रसोई में पशुवध पर कठोर रोक, धम्म महामात्रों की नियुक्ति, उनके न्यायिक अधिकार, कलिंग युद्ध की भयावता पर पश्चाताप, 5 यवन राजाओं के क्षेत्रों में धम्म विजय का दावा, सभी संप्रदायों के बीच धार्मिक सहिष्णुता और सार वृद्धि की अपील, सार वृद्धि की अपील। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 में का उत्तर क्या है? कलिंग विजय की भयावता पश्चाताप, 5 यवन राजाओं के क्षेत्रों में धम्म विजय का दावा करता है 13वें शिलालेख में अशोक। क्वेश्चन नंबर 25, सम्राट अशोक का वह कौन सा अभिलेख है जो द्विभाषी है और जिसमें ग्रीक तथा अरमाइक लिपियों और भाषाओं का एक साथ प्रयोग हुआ है? शाहबाजगढ़ी शिलालेख, बांसेरा, कंधार सरेकुना अभिलेख, सोपारा प्रस्तर लेख। बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या है? ये क्या है? अफगानिस्तान के कंधार से मिला सरेकुना अभिलेख, जिसमें क्या है कि इसमें ग्रीक अरमाइक लिपियों और भाषाओं का एक साथ प्रयोग हमें दिखाई पड़ता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, गुप्तकालीन अनुदान अभिलेखों में प्रयुक्त भूमि छिद्र न्याय का वैधानिक तात्पर्य क्या था? गुप्तकालीन जो अनुदान अभिलेखों में प्रयुक्त भूमि छिद्र न्याय का वैधानिक तात्पर्य क्या था? राजाओं द्वारा छीने गए विद्रोही सामंतों की उपजाऊ भूमि, पहली बार किसी बंजर भूमि को जोतकर कृषि योग्य बनाने वाले व्यक्ति को प्राप्त होने वाले करमुक्त स्वामित्व अधिकार, पुजारी व्यापारियों के भरण पोषण के लिए दी गई विशिष्ट उपजाऊ भूमि, भूमि के भीतर छिपे हुए खनिजों और खजानों का राज्य का एकाधिकार। बताइए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या है? भूमि छिद्र न्याय क्या होता था? भूमि छिद्र न्याय हमारा होता था पहली बार किसी बंजर भूमि को जोत कर कृषि योग्य बनाने वाले व्यक्ति को प्राप्त होने वाले करमुक्त स्वामित्व अधिकार को भूमि छिद्र न्याय कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 27, प्राचीन भारत की किस लिपि का संभावित विकास सिंधु घाटी की लिपि से माना जाता है, जो भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया की अधिकांश आधुनिक लिपियों की जननी है? खरोष्ठी, अरामाइक, ब्राह्मी, शारदा लिपि। बताइए क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताइए। ये है हमारी ब्राह्मी लिपि। क्या है? ये है हमारी ब्राह्मी लिपि। क्वेश्चन नंबर 28, खरोष्ठी लिपि की मुख्य लेखन शैली क्या थी जिसका प्रयोग अशोक ने उत्तर पश्चिमी लेखों और बाद में इंडो ग्रीक तथा कुषाण शासकों ने किया? यह ऊपर से नीचे लंबवत लिखी जाती थी, या अरबी और फारसी की भांति दाएं से बाएं लिखी जाती थी, या देवनागरी के भांति बाएं से दाएं लिखी जाती थी,
या लिखित लिपि शैली में सर्पाकार लिखी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 का, खरोष्ठी लिपि क्या लिखी कैसी लिखी जाती है? ये अरबी और फारसी भाषा दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 29, पुरालेख शास्त्र एपिग्राफी पुरालिपि शास्त्र पैलियोग्राफी के मध्य मौलिक तकनीकी अंतर क्या है? पुरालेख शास्त्र और पुरालिपि शास्त्र के मध्य मौलिक तकनीकी अंतर क्या है दोस्तों? एपिग्राफी सिक्कों का अध्ययन है, जबकि पैलियोग्राफी प्राचीन पांडुलिपियों का। एपिग्राफी ठोस सतहों पर उत्कीर्ण ऐतिहासिक अभिलेखों का अध्ययन है, जबकि पैलियोग्राफी उन अभिलेखों में प्रयुक्त प्राचीन लिपि और लेखन पद्धति का अध्ययन है। एपिग्राफी केवल गुहा चित्रों संबंधित है, जबकि पैलियोग्राफी मोहरों पर उकेरे गए प्रतीकों से। दोनों में से कोई तकनीक अंतर, दोनों समानार्थक शब्द है। बताइए क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या हो? ये इसका आंसर क्या है? जो एपिग्राफी होती है, एपिग्राफी ठोस सतह पर उत्कीर्ण ऐतिहासिक अभिलेखों का अध्ययन होता है, जबकि पैलियोग्राफी जो होती है, पैलियोग्राफी उन अभिलेखों में प्रयुक्त प्राचीन लिपि और लेखन पद्धति का अध्ययन होता है। यही मुख्य अंतर है। क्वेश्चन नंबर 30, वर्धन वंश के हर्षवर्धन की वंशावली उनके व्यक्तिगत हस्ताक्षर का साक्ष्य किस ताम्रपत्र में सुरक्षित है? वर्धन वंश के हर्षवर्धन की वंशावली उनके व्यक्तिगत हस्ताक्षर का साक्ष्य किस ताम्रपत्र में सुरक्षित है? बांसखेड़ा ताम्रपत्र, नालंदा, देवपाड़ा या संजन ताम्रपत्र? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए। ये हमें दिखाई पड़ता है किसमें? बांसखेड़ा ताम्रपत्र में हर्षवर्धन की वंशावली उनके व्यक्तिगत हस्ताक्षर का साक्ष्य प्राप्त हमें होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, अशोक का रुम्मनदेही स्तंभलेख मौर्यकालीन इतिहास के किस विशिष्ट पहलू पर ऐतिहासिक प्रकाश डालता है? अशोक का रुम्मनदेही स्तंभलेख मौर्यकालीन इतिहास के किस विशिष्ट पहलू पर ऐतिहासिक प्रकाश डालता है? यह बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी की अशोक द्वारा यात्रा और वहां के निवासियों को बलि कर से मुक्त करने वाला भू राजस्व घटाकर 1/8 करने का आर्थिक रिकॉर्ड है। यह कलिंग के बाद अस्वस्थ त्यागने की सार्वजनिक घोषणा है। यह आजीविक बच्चों को बराबर गुफाएं दान करने का स्थापत्य प्रमाण है। यह राज्याभिषेक 20वें वर्ष में महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजने का आधिकारिक विवरण है। बताइए क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या है? यह है, यह बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी के अशोक द्वारा यात्रा वहां के निवासियों को बलि कर से मुक्त करने वाला भू राजस्व घटाकर 1/8 करने का आर्थिक रिकॉर्ड है। क्वेश्चन नंबर 32, बादामी के चालुक्य वंश के संस्थापक पुलकेशिन प्रथम द्वारा अश्वमेध यज्ञ और हिरण्यगर्भ यज्ञ करने का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? बादामी क्लिफ अभिलेख 543 ईस्वी, माकूट स्तंभ लेख, लोहनेर ताम्रपत्र, पथदकल मंदिर लेख। बताइए क्वेश्चन नंबर 32 का, बादामी के चालुक्य वंश के संस्थापक पुलकेशिन प्रथम द्वारा अश्वमेध और हिरण्यगर्भ यज्ञ करने का उल्लेख किस शिलालेख में हमें मिलता है? ये हमें मिलता है बादामी क्लिफ अभिलेख में। कितने? बादामी क्लिफ अभिलेख में 543 ईस्वी में जो लिखा गया उसी में ये उल्लेख हमें मिलता है। क्वेश्चन नंबर 33, अप्रदा धर्म के तहत दिए गए प्राचीन भूमि अनुदानों में दान ग्रहीता को कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं था? अप्रद धर्म के तहत दिए गए प्राचीन भूमि अनुदानों में दान ग्रहीता को कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं था? भूमि से प्राप्त किसी का उपज का पूर्ण उपयोग करना, भूमि से प्राप्त वित्तीय आय का निर्बाध उपभोग करना, या फिर उस भूमि को आगे किसी अन्य व्यक्ति को दान करने, उस पर न्यायिक प्रशासनिक अधिकार चलाने की शक्ति, उस अनुदानित भूमि पर स्वयं निवास करने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताइए। अप्रद धर्म क्या होता था? ये होता था क्या? उस भूमि को आगे किसी अन्य व्यक्ति को दान करने, उस पर न्यायिक प्रशासनिक अधिकार चलाने की शक्ति। ठीक, यही इसमें अधिकार प्राप्त नहीं थे, बाकी तीनों अधिकार प्राप्त थे। क्वेश्चन नंबर 34, मांगुलम अभिलेख किस लिपि में या किस प्रारंभिक शासक से संबंधित है? मांगुलम अभिलेख किस लिपि में है और किस प्रारंभिक शासक से संबंधित है? ग्रंथ लिपि में रचित पल्लव राजा नरसिंह वर्मन का लेख, वट्टेलुट्टू लिपि में रचित चेर राजा सेनगुट्टुवन का लेख, तमिल ब्राह्मी लिपि में रचित प्रारंभिक पांड्य राजा नेदुन जेलियन का अभिलेख, और जैन जिसमें जैन भिक्षुओं का उल्लेख संस्कृत में रचित चोल राजा राजराज प्रथम को शाही आदेश। मांगुलम अभिलेख किस लिपि में है और किस प्रारंभिक शासक का है? बताइए किसका है ये तमिल ब्राह्मी में है। ये अभिलेख रचित प्रारंभिक पांड्य राजा नेडू चेलियन का लेख, जिसमें जैन भिक्षुओं का उल्लेख हमें दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 35, मांगुलम अभिलेख की वह कौन सी भाषाई विशेषता जिसने दक्षिण भारतीय पुरालेखन में एक मील का पत्थर स्थापित किया? इसमें सबसे पहले ओम प्रतीक का कलात्मक प्रयोग हुआ है। यह पहली बार तमिल भाषा के विशिष्ट अक्षर झा का उपयोग का साक्ष्य प्रस्तुत करता है। यह पूर्णतः अरमाइक भाषा में अनुदित एक प्राचीन तमिल कविता है। इसमें गणना के लिए रोमन अंकों का प्रयोग किया गया। बताइए मांगुलम अभिलेख की कौन सी भाषाई विशेषता जिसने दक्षिण भारतीय पुरालेखन में मील का पत्थर स्थापित किया? बताइए चारों ऑप्शन में कौन सा सही है दोस्तों? कौन सही है? इसमें यह पहली बार, इसमें विशेषता जो है पहली बार तमिल भाषा के विशिष्ट अक्षर झा का उपयोग का साक्ष्य प्रस्तुत इसमें हमें दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 36, महास्थान शिलालेख जो अकाल के समय पूर्णनगर को महामात को
धान के वितरण और ऋण देने का निर्देश देते हैं, वर्तमान में कहाँ स्थित है? महास्थान शिलालेख वर्तमान में कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान के बल्ख प्रांत में, भारत के गुजरात के सौराष्ट्र के पास, बांग्लादेश के बोगुरा के मास्थानगढ़ गांव में, नेपाल के कपिलवस्तु क्षेत्र में। बताइए क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताइए। ये कहाँ है? मास्थान कहाँ है? ये हमारा पड़ता है कहाँ? ये पड़ता है बांग्लादेश के बोगरा जिले के महास्थानगढ़ गांव में ये पड़ता है महास्थान शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 37, रबतक अभिलेख के अनुसार कनिष्क ने साम्राज्य में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्थापित कर ग्रीक भाषा को हटाया? बैक्ट्रियन को आर्यन भाषा के रूप में स्थापित किया, ग्रीक को हटाया। प्राकृत को आधिकारिक भाषा स्थापित किया और संस्कृत को हटाया। चीनी भाषा को स्थापित किया, खरोष्टी लिपि का प्रयोग हटाया। सोग्डियन भाषा को स्थापित किया और खमेरी भाषा को हटाया। बताओ कौन सी भाषा को हटाया उसने? क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताइए। ये बैक्ट्रियन को आर्यन भाषा के रूप में स्थापित किया और ग्रीक को हटा दिया उसने। किसने? कनिष्क ने। क्वेश्चन नंबर 38, उत्कृष्ट संस्कृत काव्य शैली में रचित देवपाड़ा प्रशस्ति का संबंध बंगाल किस राजवंश और शासक से है? पाल वंश के धर्मपाल से, सेन वंश के विजय सेन से, वर्मन वंश के श्यामल वर्मन से, देव वंश के दशरथ देव से। बताइए क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बताइए। एक इसका देवपाड़ा प्रशस्ति सेन वंश के विजय सेन की है। देवपाड़ा प्रशस्ति सेन वंश के विजय सेन की विजय की उपलब्धियों का गुणगान करने वाला उत्कृष्ट संस्कृत लेख है। ठीक है, इसके रचयिता कौन थे? रचयिता अगर मान लीजिए पूछ लिया जाए इसके रचयिता कौन थे, पूछ लिया जाए इसके रचयिता कौन थे? उमापतिधर। उमापतिधर, उनका नाम क्या था? उमापतिधर था। ठीक, यह लेख पाल वंश के पतन के बाद सेन वंश के राजनीतिक उदय और विजय सेन द्वारा निर्मित पद्मेश्वर मंदिर का मुख्य स्रोत माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार खारवेल ने 12वें वर्ष के अभियान में मगध के किस शासक को पराजित कर नंद राजा द्वारा ले जाई गई पवित्र और जैन मूर्ति वापस प्राप्त की? पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र, बृहस्पतिमित्र, बृहस्पतिमित्र या देवभूति? बताइए क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या है? ये बात कहता है बृहस्पतिमित्र के बारे में। 12वें वर्ष खारवेल मगध और भीषागमन, वहां के राजा कई विद्वान इसे बृहस्पति मानते हैं को पराजित किया। उसने उस कलिंग जिन जैन तीर्थंकर की मूर्ति को वापस लाया जो 300 वर्ष पूर्व नंद राजा उठा ले गया था। क्वेश्चन नंबर 40, प्रतिहार शासक भोज प्रथम के ग्वालियर प्रशस्ति में प्रयुक्त अग्रहार शब्द किस ऐतिहासिक अर्थ को स्पष्ट करता है? प्रतिहार शासक भोज प्रथम की ग्वालियर प्रशस्ति में प्रयुक्त अग्रहार शब्द किस ऐतिहासिक अर्थ को स्पष्ट करता है? यह युद्ध में अग्रिम पंक्ति के साहसी सैनिकों का पदनाम था? यह विद्वान ब्राह्मणों को उनके शैक्षणिक कार्यों के लिए दिए गए कर मुक्त भूमि अनुदान को दर्शाता है? यह शाही घुड़साल का प्रमुख अधिकारी होता था? यह जैन तीर्थंकरों के वार्षिक विश्राम स्थलों का नाम था? बताइए क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताइए। ये था दोस्तों क्या है? यह विद्वान ब्राह्मणों को उनके शैक्षणिक कार्यों के लिए दिए गए कर मुक्त भूमि अनुदान को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 41, गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में उस्तपाल नामक अधिकारी का मुख्य उत्तरदायित्व क्या था? गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में उस्तपाल नामक अधिकारी का मुख्य उत्तरदायित्व क्या था? शाही हाथियों की सेना का नेतृत्व करना, उनके लिए चारा जुटाना, जिले स्तर पर सभी प्रकार के भूमि लेन देन और सर्वेक्षण व्यवस्थित रिकॉर्ड बनाए रखना, विदेशी दासों के व्यापार को नियंत्रित करना और कर वसूलना, सोने के सिक्कों की ढलाई और राजकीय टकसाल की कड़ी निगरानी करना। बताइए क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर क्या? जिले के स्तर पर सभी प्रकार के भूमि लेन देन और सर्वेक्षण का व्यवस्थित रिकॉर्ड बनाए रखना। ठीक, इसका यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित भीतरी स्तंभलेख में गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त किन दो भयंकर सैन्य चुनौतियों के विरुद्ध विजय का वर्णन है? कुषाणों पश्चिमी शकों के विरुद्ध, मौखरियों दक्कन के वाकाटकों के विरुद्ध, पुष्यमित्रों विद्रोही कबीले और विदेशी आक्रमणकारी श्वेत पूर्णों के विरुद्ध, या कांची पल्लव और केरल के चेहरे के विरुद्ध? बताएं किस विजय का वर्णन है? यह पुष्यमित्र विद्रोही कबीले और विदेशी आक्रमणकारी श्वेत हूणों के विरुद्ध विजय का वर्णन हमें भीतरी स्तंभलेख में दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 43, उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार ग्राम सभा की सदस्यता से अयोग्यता के लिए ये निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य शामिल नहीं था? अयोग्यता के लिए कौन सा कृत्य शामिल नहीं था? बताइए। पिछले 3 वर्षों से किसी भी समिति का सदस्य होना, पुनर्नियुक्ति पर रोक, पूर्व कार्यकाल के दौरान वित्तीय हिसाब किताब प्रस्तुत करने में विफल रहना, व्यभिचार, चोरी या जालसाजी जैसे गंभीर अपराध करना, गधे पर बैठा घुमाने की सजा, युद्ध में राजा के शत्रु पक्ष के किसी सैनिक को बंदी बनाना। बताइए क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर क्या है? यही है, युद्ध में राजा के शत्रु पक्ष के किसी सैनिक को बंदी बनाना। यही अयोग्यता में, बाकी 3 चीजें अयोग्यता में थी।
क्वेश्चन नंबर 44, पाल साम्राज्य के शासक महिपाल प्रथम के शासनकाल के बेलवा और बाणगढ़ ताम्रपत्र किस अनुदान किस धार्मिक सामाजिक वर्ग को समर्पित थे? पाल साम्राज्य के शासक महिपाल प्रथम के शासनकाल के बेलवा और बाणगढ़ ताम्रपत्र अनुदान किस धार्मिक सामाजिक वर्ग को समर्पित थे? बौद्ध महायान संघ के भिक्षुओं को, जैन स्वतंत्र आचार्यों के मठों को, विद्वान ब्राह्मणों को दिए करमुक्त भूमि अनुदान, अरब व्यापारियों की तटीय बस्तियों को। बताइए क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताइए। ये इसमें इस चीज का उल्लेख आता है क्या? विद्वान ब्राह्मणों को दिए करमुक्त भूमि अनुदान के बारे में ये चीज हमें समर्पित, हमें ये चीज दिखाई देता है। महिपाल प्रथम के शासन के बेलवा और बाणगढ़ ताम्रपत्र अनुदान विद्वान ब्राह्मणों को दिए करमुक्त भूमि अनुदान थे। क्वेश्चन नंबर 45, कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल का मंदसौर शिलालेख रेशम बुनकरों के विषय में क्या महत्वपूर्ण जानकारी देता है? उन्होंने रेशम साम्राज्य के साथ सीधे व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया था। वे लाट गुजरात के दसपुर मालवा प्रवास कर गए थे। कुछ ने अन्य पेशे अपनाए, लेकिन श्रेणी के धन से एकजुट होकर उन्होंने एक भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। उन्हें सेना में अनिवार्य रूप से भर्ती किया गया, जिससे व्यापार नष्ट हो गया। उन्होंने सभी बौद्ध स्तूपों के लिए रेशमी पर्दे दान करने का आजीवन व्रत लिया था। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बताइए। वे लाट गुजरात के दसपुर मालवा से प्रवास कर गए। कुछ ने अन्य पेशे अपनाए, लेकिन श्रेणी के धन से एकजुट होकर उन्होंने एक भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। क्वेश्चन नंबर 46, प्राचीन भारत में देवदान भूमि अनुदानों की वैधानिक प्रकृति और उद्देश्य क्या थे? राजा द्वारा अपने व्यक्तिगत अंगरक्षकों को उनके शौर्य के लिए दिया गया इनाम, मंदिर या मठों जैसे धार्मिक संस्थानों के रखरखाव अनुष्ठानों के लिए दान की गई करमुक्त भूमि, राजा द्वारा शूद्रों को पहली बार स्वतंत्र कृषि के लिए दी गई जमीन, युद्ध में वीर गति को प्राप्त सैनिकों की विधवाओं को दिया जाने वाला राजकीय भरण पोषण। बताइए क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बताइए। क्या था ये, उस मेन उद्देश्य क्या था? मंदिर या मठों जैसे धार्मिक संस्थानों के रखरखाव अनुष्ठानों के लिए दान दी गई करमुक्त भूमि ये थी देवदान। क्वेश्चन नंबर 43, 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का इर्दा ताम्रपत्र बंगाल के इतिहास के किस अल्पज्ञात राजनीतिक समूह की महिमा का वर्णन करता है? इर्दा ताम्रपत्र बंगाल के इतिहास के किस अल्पज्ञात राजनीतिक समूह की महिमा का वर्णन करता है? कंबोज पाल वंश का, जिन्होंने उत्तर पश्चिम बंगाल पर शासन किया। चंदेलों का, जिन्होंने व्यापार के उद्देश्य से बंगाल पर आक्रमण किया। सोलंकी राजाओं का, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण हेतु बंगाल से धन मंगाया। परमार राजाओं का, जिन्होंने धारा नगरी से अपना संपूर्ण पूर्व तक फैलाया। बताइए 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का इर्दा ताम्रपत्र बंगाल के इतिहास के किस अल्पज्ञात राजनीतिक समूह की महिमा का वर्णन करता है? बताइए क्वेश्चन नंबर 47 को बताइए। ये बात करता है किसके बारे में? कंबोज पाल वंश का, जिन्होंने उत्तर पश्चिम बंगाल पर शासन किया। इर्दा ताम्रपत्र बंगाल के इतिहास के अल्पज्ञात राजनीतिक समूह की महिमा का यही वर्णन करता है। क्वेश्चन नंबर 48, सातवाहन काल से संबंधित महारानी नागनिका का नाणे घाट अभिलेख किस प्रमुख पर्वत श्रृंखला के दर्रे में स्थित है? बहुत तगड़ा क्वेश्चन। नाणा घाट अभिलेख किस पर्वत श्रृंखला के दर्रे में स्थित है? पूर्वी घाट के महेंद्रगिरी पहाड़ियों में, मध्य भारत की विंध्य पर्वत श्रृंखला में, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में, राजस्थान के अरावली श्रृंखला में। बताइए ये कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में स्थित है। कहाँ? महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट श्रृंखला दर्रे में यह स्थित हमें दिखाई पड़ता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 49, अशोक के किस बृहद शिलालेख में घोषणा की गई धम्म की विजय ही सबसे श्रेष्ठ विजय है? दूसरा बृहद शिलालेख, छठा बृहद शिलालेख, 13वां बृहद शिलालेख, भाब्रू लघु शिलालेख। बताइए अशोक के किस बृहद शिलालेख में घोषणा की गई कि धम्म की विजय ही सबसे श्रेष्ठ विजय है? बताइए किसमें की गई? 13वें बृहद शिलालेख में इसके बारे में अशोक करता है, 13वें बृहद शिलालेख में। क्वेश्चन नंबर 50, अशोक की धम्म नीति का विज्ञापन करने वाले आदेशों को स्वयं उनके अभिलेखों में किस विशिष्ट नाम से संबोधित किया गया? अशोक की धम्म नीति का विज्ञापन करने वाले आदेशों को स्वयं उनके अभिलेखों में किस विशिष्ट नाम से संबोधित किया गया? राज शासन, दान शासन, धम्म लिपि, प्रशस्त लिपि। बताइए क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या है? ये कहा गया क्या? धम्म लिपि कहा गया। क्या कहा गया? धम्म लिपि, धम्म लिपि कहा गया। क्वेश्चन नंबर 51, पहाड़पुर वर्तमान बांग्लादेश में खोजा गया ताम्रपत्र किस गुप्त शासक के शासनकाल से संबंधित और वहां गुप्त प्रशासन को उपस्थिति प्रमाणित करता है? चंद्रगुप्त द्वितीय, बुद्धगुप्त, विष्णुगुप्त, रामगुप्त। बताइए क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर क्या है? पहाड़पुर कहाँ? वर्तमान बांग्लादेश। इसमें हमें क्या है? ताम्रपत्र जो मिला है गुप्त वंशी शासक बुद्धगुप्त के शासनकाल 5वीं सदी के अंत से संबंधित है। यह अभिलेख इस बात का अकाट प्रमाण है कि पूर्वी भारत में गुप्तों का प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण स्कंदगुप्त के बाद भी बुद्धगुप्त के काल तक सुदृढ़ बना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 52, रविकीर्ति द्वारा रचित प्रसिद्ध ऐहोल प्रशस्ति किस विशिष्ट मंदिर की दीवार पर उकेरी गई? मेघुती की जैन मंदिर, भगवान शिव का विरूपाक्ष मंदिर, प्राचीन लाट खान मंदिर या चालुकालीन दुर्गा मंदिर। बताइए
ऐहोल प्रशस्ति किस विशिष्ट मंदिर की दीवार पर उकेरी गई है? क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर बताइए। किस पे उकेरी गई है? ये कर्नाटक में स्थित क्या मेगुती के जैन मंदिर में, कर्नाटक के मेगुती के जैन मंदिर के दीवारों पे ये उकेरी गई है। क्वेश्चन नंबर 53, अशोक के उत्तर पश्चिमी उपमहाद्वीप आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अभिलेखों में मुख्य रूप से किन लिपियों का प्रयोग हुआ? अशोक के उत्तर पश्चिमी उपमहाद्वीप आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अभिलेखों में मुख्य रूप से किन लिपियों का प्रयोग हुआ है? देवनागरी और शारदा, अरमाइक और ग्रीक, गुरुमुखी और खरोष्ठी, तमिल ब्राह्मी या वट्टेलुट्टू। ये हुई है किसकी? अरमाइक और ग्रीक लिपियों की, अरमाइक और ग्रीक लिपियों की। क्वेश्चन नंबर 54, सम्राट अशोक के इलाहाबाद स्तंभ पर उत्कीर्ण हुआ कौन सा अभिलेख है जिसमें उनकी रानी कौरवाकी के दान का विवरण है, जिसे कीन्स एडिक्ट भी कहा जाता है? अशोक के इलाहाबाद स्तंभ पर उत्कीर्ण हुआ कौन सा अभिलेख है जिसमें उनकी रानी कौरवाकी के दान का विवरण है, जिसे क्वींस एडिक्ट भी कहा जाता है? निगाली सागर स्तंभ लेख, कौशाम्बी प्रयाग लघु स्तंभ लेख, सन्नति प्रस्तर अभिलेख, एरागुडी अभिलेख। बताइए क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर क्या है? ये हमारा कौशाम्बी का जो प्रयाग लघु स्तंभ लेख है इसका बात करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, हाथी गुफा अभिलेख अनुसार खारवेल ने अपने 5वें वर्ष किस मौर्य पूर्व राजा द्वारा बनवाई गई 300 वर्ष पुरानी नहर का जीर्णोद्धार कर उसे राजधानी तक विकसित किया? नंद वंश के राजा महापद्मनंद द्वारा, हरिय वंश का अजातशत्रु द्वारा, अवनीति प्रद्योत द्वारा, मगध के संस्थापक बिंबिसार द्वारा? नंद वंश के राजा संभवतः महापद्मनंद के द्वारा। इसका आंसर यही है। क्वेश्चन नंबर 56, तालगुंड स्तंभ लेख के कवि कुब्ज ने कदम्ब राजाओं किस गोत्र पर्वत संबंधित बताया? तालगुंड स्तंभ लेख के कवि कुब्ज ने कदम्ब राजाओं किस गोत्र पर्वत संबंधित बताया? क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर बताइए। ये बताया इन्होंने किसके? मानव्य गोत्र और हारीति प्रवर से संबंधित इन्होंने बताया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 57, बादामी गुहा क्लिफ अभिलेख 543 ईस्वी स्पष्ट है कि आरंभिक चालुक्य पुलकेशी प्रथम किस शक्ति का अधीनता को समाप्त कर पूर्ण स्वतंत्रता घोषित की? दक्कन के वाकाटकों के, बनवासी कदम्बों की, काची के, पल्लवों के, मानखेत के, राष्ट्रकूटों के? क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर क्या बताइए? ये इसका आंसर बताइए 57 का दोस्तों, बनवासी के कदम्बों के बीच। ठीक है, उनसे स्वतंत्रता अपनी प्राप्त की। दोस्तों आप लोग कमेंट भी कर लीजिएगा कि इससे पता चलना कि आप लोग हल कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 58, कुडुमियामलय अभिलेख जो पल्लव ग्रंथ लिपि में रचित का अंतिम भाग किस भाषा में जोड़ा गया? कुडुमियामलय अभिलेख जो पल्लव ग्रंथ लिपि में रचित का अंतिम भाग किस भाषा में जोड़ा गया है? पाली, संस्कृत, तमिल, कन्नड़? बताइए। क्वेश्चन नंबर 58 का ये जोड़ा गया है क्या? तमिल भाषा में जोड़ा गया है। ठीक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, रबतक अभिलेख में कनिष्क की वंशावली का अतिरिक्त किस अन्य महत्वपूर्ण युग की शुरुआत का सीधा संकेत मिलता है? शक संवत 78 ईस्वी का आरंभ, कुशाण संवत के वर्ष 1 का आरंभ, विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व का उद्भव, गुप्त वंश 319 की स्थापना? बताइए। क्वेश्चन नंबर 59 में किस चीज का उल्लेख हमें ये कनिक संवत के बारे में हमें पता चलता है? क्या कनिक संवत 1 वर्ष का आरंभ हमें इसमें हमें दिखाई देता है। ठीक है। इसमें कनिष्क के राज होने के वर्ष 1 का उल्लेख है, जिसे हैरी फाल्क जैसे आधुनिक विद्वानों ने 127 से 128 ईस्वी में दृढ़तापूर्वक स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 60, पूना ताम्रपत्र महारानी प्रभावती गुप्ता संबंधित है? वह किस महान गुप्त सम्राट की पुत्री जिनका विवाह वाकाटक राजवंश में हुआ था? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त? बताइए। ये किसकी पुत्री थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की। और किसकी पत्नी थी? रुद्रसेन द्वितीय की। रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी थी। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 61, प्राचीन भारतीय पुरालेखों वर्गीकरण में राज शासन नामक श्रेणी का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्राचीन भारतीय पुरालेखों के वर्गीकरण में राज शासन नामक श्रेणी का मुख्य उद्देश्य क्या था? राजा के व्यक्तिगत जीवन और शिकार अभियानों का संकलन करना, सत्तारूढ़ राजाओं द्वारा प्रशासन, नवीन कानूनी या धार्मिक मतों पर जारी की गई सार्वजनिक उद्घोषणाएं, केवल विदेशी राजदूतों के लिए तैयार की गई कूटनीतिक आचार संहिता, राजाओं द्वारा स्वर्ग प्राप्ति के लिखे गए गोपनीय अनुष्ठान? प्राचीन भारतीय पुरालेखों के वर्गीकरण में राज शासन नामक श्रेणी का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर बताइए क्या था? क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर आप बताइए क्या था? 61 का आंसर हमारा होगा क्या? सत्तारूढ़ राजाओं द्वारा प्रशासन, नवीन कानूनों या धार्मिक मतों पर जारी की गई सार्वजनिक उद्घोषणाएं, यही होती थी राज शासन नामक श्रेणी का मुख्य उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 62, अशोक के 14 बृहद शिलालेखों की श्रृंखला में निम्नलिखित में कौन सा स्थान शामिल नहीं है? गिरनार गुजरात, धौली ओडिशा, कालसी उत्तराखंड, तक्षशिला पाकिस्तान? बताइए। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर जो यही है तक्षशिला पाकिस्तान, यही इसमें शामिल नहीं है। बाकी इसके जो 14 बृहद शिलालेख
8 स्थानों पाए गए हैं। शाहबाजगढ़ी, मानसेरा, गिरनार, कालसी, सोपारा, एरागुडी, ओडिशा, तक्षशिला से अरमाई लिपि का लेख आवश्यक, परंतु वह 14 बृहद शिलालेखों प्रामाणिक श्रीलंका का अंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में किस पुरातात्विक स्थल पर हड़प्पन लिपि वाले अधिकांश सील प्राप्त हुए जो प्राचीनतम होने के बावजूद अब तक अपठित हैं? तो गौरा, महास्थान, हड़प्पा, रुम्मनदेही। बताइए क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर क्या है? ये मिले हमें कहाँ मिलते हैं? ये हड़प्पा से मिलते हैं। कहाँ? हड़प्पा से मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, एरण की पुरातात्विक साइट जहां से समुद्रगुप्त और तोरमाड़ के अभिलेखों के साथ वराह अवतार की विशाल मूर्ति प्राप्त हुई किस नदी किनारे स्थित है? एरण की पुरातात्विक साइट जहां से समुद्रगुप्त और तोरमाड़ के अभिलेखों के साथ वराह अवतार की विशाल मूर्ति प्राप्त हुई किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? ये है बीना नदी किनारे। क्या किस नदी किनारे? बीना नदी के किनारे, एमपी के सागर जिले में ये चीज पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 65, उत्तर मेरूर अभिलेख में ग्राम सभा की वार्षिक समिति के लिए उम्मीदवार में क्या विशिष्ट तकनीकी आवश्यकता अनिवार्य थी? उम्मीदवार के पास पूर्व का प्रशासनिक अनुभव और विशेष ज्ञान होना अनिवार्य था। उम्मीदवार का राजा के रक्त संबंधी परिवार से होना आवश्यक था। उम्मीदवार की आयु में सबसे छोटा होना आवश्यक था। उम्मीदवार को संस्कृत व्याकरण का उद्भट विद्वान होना चाहिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर बताइए। उम्मीदवार के पास पूर्व प्रशासनिक अनुभव और विशेष ज्ञान का होना अनिवार्य था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 66, पल्लव सम्राट महेंद्रवर्मन प्रथम के कुडयामलय के संगीत अभिलेख में स्वयं को किस महान संगीत गुरु का शिष्य बताया? द्रोणाचार्य, भद्रभाव, रुद्राचार्य या वात्स्यायन? बताइए क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर क्या है? पल्लव सम्राट महेंद्रवर्मन, जिसकी उपाधि क्या थी? विचित्र भी उपाधि मिलती है, न केवल वास्तुकला बल्कि संकेत के भी महान ज्ञाता प्रयोक्ता थे। उनका जो अभिलेख के अंत में एक टिप्पणी में स्पष्ट किया कि राजा ने अपने गुरु, उनके गुरु क्या नाम था? क्या नाम था दोस्तों? ये था रुद्राचार्य नाम था। क्या था नाम? रुद्राचार्य। संगीत गुरु का शिष्य बताया उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 67, दान शासन नामक वोटी अभिलेख प्राचीन भारत में मूलतः किन लोगों द्वारा जारी की गई? दान शासन नामक वोटी अभिलेख केवल संप्रभु विजित राजाओं द्वारा, आम लोग जैसे सामान्य गृहस्थ, भिक्षु या नन द्वारा धार्मिक संस्थानों को दिए गए व्यक्तिगत उपहारों के रिकॉर्ड के रूप में, विदेशी व्यापारियों द्वारा बंदरगाह पर टोल टैक्स के साक्ष्य के रूप में, अपराधियों द्वारा अपने पापों के प्रायश्चित रूप में? बताइए क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर बताइए। ये जो दान शासन नामक वोटी प्राचीन अभिलेख जो है भारत में मूलतः आम लोग जैसे सामान्य गृहस्थ, भिक्षु या नन द्वारा धार्मिक संस्थानों को दिए गए व्यक्तिगत उपहारों के रिकॉर्ड के रूप में। क्वेश्चन नंबर 68, पाल राजाओं के अधिकांश ताम्रपत्र अभिलेख जैसे बेलवा और बाड़गढ़ किस विशिष्ट लिपि में लिखे गए? पाल राजाओं के अधिकांश ताम्रपत्र जैसे बेलवा बाड़गढ़ किस विशिष्ट लिपि में लिखे गए? बताइए क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर बताइए। ये नागरी और गौड़ी लिपि में लिखे गए। किसमें? नागरी और गौड़ी लिपि में। क्वेश्चन नंबर 69, कुषाण इतिहास बदलने वाले रब-तक अभिलेख खोज 1993 में किस आधुनिक देश के भूभाग में हुई थी? रब-तक अभिलेख कहाँ से मिला था? बताइए। यह मिला था अफगानिस्तान से। 1993 में कहाँ मिला था? अफगानिस्तान से। कहा? 1993 में अफगानिस्तान से हमें मिला है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 70, महामेघावन वंश के राजा खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख उदयगिरी पहाड़ी ओडिशा की किस प्राकृतिक संरचना पर उकेरा गया है? बताइए किस पर उकेरा गया है? ये हाथी गुफा की छत पर उकेरा गया है। किसे? हाथी गुफा की छत पर उकेरा गया है। तो दोस्तों ये 70 क्वेश्चन का ये हमारा मॉडल पेपर रहा है। ठीक है दोस्तों, इसे आप लोग सॉल्व करिए और अपना मूल्यांकन कीजिए कितना बेहतर तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। तो फिर आपसे हम नए वीडियो में मिलते हैं। ये हमारा दूसरा वीडियो शूट हुआ है, अभी थोड़ी देर बाद हम तीसरा वीडियो शूट करेंगे। फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा चाहते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा।